हाँ जी, नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारे से चैनल आरडीएस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे फिजिक्स का मेरा पार्ट यह तीसरा है, प्रकाश का प्रकीर्णन। उसमें का हमने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है, वो भी पीवाईक्यू के माध्यम से। अगर इस क्लास में आप जुड़े हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यहाँ आप देखिएगा, हमने जो भी क्वेश्चन इस पार्ट 3 से लिया है, बिल्कुल 2026 में पूरी संभावना है कि क्वेश्चन यह आए। मतलब मैं दावा करता हूं, मैं दावा से करता हूं कि हो सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन पार्ट 3 का है। वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं रखा है। मानव नेत्र एवं रंग बिरंग का संसार, यह हमारा फिजिक्स का क्लास 10th का तीसरा चैप्टर है, जिसे हम दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, हम यहाँ देखेंगे। और यह क्वेश्चन कईयन बार पूछा हुआ है। 2011 में, 16 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में। हो सकता है पूरी संभावना है कि 2026 में यह प्रश्न छपे, यह बोर्ड एग्जाम में 2026 में आ जाए। तो आपको लिखना है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कैसे लिखिएगा, इसका आपको लिखना है। तो मैं जैसे लिखता हूँ सेम वैसे ही, कॉपी आपको सेम वैसे ही मिलेगा, आपको लिखना होता है। तो आप लोग लिखिएगा, एक मिनट। थोड़ा लाइटिंग का समस्या रहता है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। लाइटिंग का देखकर लाइट तो ठीक आ रहा होगा। चलिए, हम यहाँ देखते हैं कि दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है। लिखेंगे इसका आंसर, इसका उत्तर। आप जब भी एग्जाम में लिखिएगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर लेते हैं इसका, क्योंकि थोड़ा सा ब्राइटनेस मेरे ज्यादा दिख रहा है मेरे को। चलिए, इतना ही लिखते हैं। आपको भी लिखना होगा सेम ऐसे ही। उत्तर लिखिएगा कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग लिखिएगा मानव नेत्र की, यहाँ लिखना है मानव नेत्र की नेत्र लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पहले या बाद में बन जाए तो उस घटना को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो हमारा कहने का जो मतलब था कि दृष्टि दोष क्या है, इसका तो आंसर हो गया कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पहले ही बन जाता है या बाद में बन जाता है। आपको क्लास में याद हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यह मान के चलिए हमारा आंख हो गया, आंख के पिछला भाग जहां हमारा प्रतिबिंब बनता है, उसके पहले ही प्रतिबिंब बन जाए और चाहे उसके बाद में बन जाए, दृष्टि दोष हो तो कोई दिक्कत? याद हो गया? एग्जाम में ऐसे लिखिएगा कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पहले ही बन जाता है या बाद में बन जाए, दृष्टि दोष। याद हो गया? एग्जाम बहुत नजदीक है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा और लिखना है, क्वेश्चन छपेगा। और आगे मेरा प्रश्न कहता है यह कितने प्रकार का होता है? हम लिखेंगे यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं
या होता है, कुछ भी आप लोग लिखिए, होते हैं। जिसमें मेरा पहला आता है क में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। मेरा ख में होता है दूर या दीर्घ। दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, यूज कर देते हैं। दीर्घ दृष्टि दृष्टि दोष। तीसरा देखते हैं हमारा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तीसरा है मेरा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। चलिए इतना लिख के यह क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इतना ही लिखना है। क्वेश्चन का डिमांड क्या था आपने देखा, क्वेश्चन का डिमांड था कि निकट दृष्टि दोष क्या है। आपने लिखा निकट दृष्टि दोष क्या है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो आपने लिखा कि मानव नेत्र के नेत्र लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बनकर उसके पहले ही बन जाता है, उसके पहले बन जाता है या बाद में बनता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। आपने तो लिख लिया। यह कितने प्रकार का होता है, बस प्रकार लिख देना। तो आपने बताया 3 प्रकार, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर, एक जरा। तो हम आगे उसका भी लिखवाया जाएगा क्योंकि वो भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जैसे यहाँ आपने निकट दृष्टि दोष लिखा है, दूर दृष्टि दोष लिखा है, जरा दृष्टि। तो जो कहता है इसका भी सेंस कहने का क्या मतलब, अभी आप समझ लीजिए कि अगर निकट दृष्टि कहेगा तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कोई दिक्कत नहीं होगा। और जरा दृष्टि दोष में दोनों खत्म हो जाता है, दूरी भी खत्म हो जाता है और नजदीकी भी खत्म हो जाता है। तो दोनों खत्म हो जाता है इसमें, तो जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो यहाँ आगे आपको मिलेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, सॉरी दूर दृष्टि दोष क्या है और जरा दृष्टि दोष क्या है। तो आपको आगे लिखने को मिलेगा। चलिए आपने लिख लिया। अगर कहीं आपको लिखना होगा यह चीज तो आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ जाता है ना कभी ऑब्जेक्टिव में। चलिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोग लिखिए। अगर कोई भी समस्या आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग समस्या के हल करने के लिए ही आए, हमारा उद्देश्य ही है समस्या का हल करना, समाधान करने के लिए। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या है हम देखते हैं। आप लिखिए, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लिख रहे हैं। बहुत विश्वास के साथ आपके माता पिता आपको किसी क्लास को करने को कहते हैं, वो भी ऑनलाइन क्लास में काफ़ी दिक्कतें आती हैं कि बच्चे को फ़ोन दे या ना दे, बहुत जिम्मेदारी होती है। फिर भी माता पिता विश्वास करके देते हैं फ़ोन कि बच्चा ऑनलाइन क्लास करेगा। अगर आप उनका विश्वास अगर मतलब कर दिए तो बढ़िया है, अगर नहीं विश्वासघाती कर दिए, उनके साथ कोई विश्वास टूट जाता है। कितना बच्चा ऐसा होता है कि मोबाइल मिलता है तो बस क्लास के बजाय मतलब वगैरह वगैरह रील्स देखता है। ये सब बेकार की आदत है, क्योंकि आप जिस क्लास में हैं उस क्लास में मेरे ख्याल से अगर आपको फ़ोन दिया जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। तो फ़ोन अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन का आप लोग देख रहे हैं कितना वैल्यू है, डिमांड है, तो मैं कहूँगा कि अगर ऑनलाइन आपको मिल रहा है, फ़ोन मिल रहा है, तो उसका उपयोग सही से कीजिए। उपयोग हमेशा सही कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ दो तरह से होता है। तो दोनों तरफ आपको निगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है। चलिए देखिए, थोड़ा सा पानी ले लें हम। चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा क्या रहता है देखते हैं। हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 2023 में आया वो प्रश्न है, टिंडल प्रभाव क्या है। संभावना है ये भी प्रश्न 2026 में छप जाए। संभावना है कि यह प्रश्न 2026 में छप जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कलर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कलर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हम लोग कमेंट करके बता देना कि मेरे को मतलब क्या यूज करना है बिन। तो आप लोग अगर बता दीजिएगा तो मैं सोच लूँगा कि मेरे को क्या करना है। चलिए मैं यहाँ फिलहाल अपने इस प्रश्न के उत्तर के लिए पहुँचते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये भी सब्जेक्ट के माध्यम से आपको लिखना है। आप लोग कैसे लिखिएगा इसका आंसर आपको देखना है कि टिंडल प्रभाव क्या है। हम लिखेंगे
आंसर में लिखेंगे हम इसका कलर, ठीक है ना? कलर में कोई दिक्कत नहीं हो है, चेंज कर लेते हैं। लिखते हैं जब प्रकाश की किरण, ये भी कलर बढ़िया है, थोड़ा सा कलर, जब, हाँ ठीक है, जब प्रकाश की किरण लिखना है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण कहाँ गुजरती है? वायुमंडल से, वायुमंडल से गुजरती है, गुजरती है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती हैं तो महीन कणों से टकराती हैं, तो महीन कणों से टकराती है, महीन कणों से क्या करती है? टकराती हैं। तो उस प्रकाश पुंज का, तो उस प्रकाश पुंज का मार्ग दिखलाई पड़ने दे, उस प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई पड़ने लगता है, मार्ग दिखाई पड़ने लगता है, जिसे टिंडल प्रभाव हम कहते हैं, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। और आपने इसका आंसर जो लिखा कि टिंडल प्रभाव क्या है, कि टिंडल प्रभाव क्या है, तो आपने बताया कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती, जब प्रकाश की कोई किरण है, मान लीजिए एक सूर्य से प्रकाश निकल रही है, जो हमारा सन है, सूर्य से प्रकाश की किरण निकल रही है, हमारा क्या है? वायुमंडल है। तो सूर्य से प्रकाश की किरण अगर गुजरती है तो कोई कण से टकराती है, छोटे छोटे इसमें कण मिलते हैं और इनसे टकराती है, तो इसका मार्ग दिखाई देना, रास्ता दिखाई देने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप लोग कभी गौर कीजिएगा, आप लोग कभी गौर कीजिएगा, आप अपने जिस रूम में रहते हैं, अगर उसमें रात में या दिन में अगर छोटे से मतलब कहीं होता है कि रोशनदान के माध्यम से छोटा सा छिद्र होता है और उससे प्रकाश बिल्कुल आपके घर में आता है, तो आप लोग देखे होइएगा, आप लोग देखे होइएगा। हाँ, तो हमने टिंडल प्रभाव बताया कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती है तो महीन कणों से टकराती है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से गुजरती है। क्लास में याद हो जाएगा, ध्यान से देखना है, सोचना है और थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते गुनगुनाते लिखना है। जैसे आप गाना गा रहे होते हैं तो वो चीज़ें, अगर किसी भी गाना को आप गाते हैं, देखिएगा कोई भी लड़का, छोटा छोटा लड़का हम देखते हैं, आप भी देखे होइएगा कि छोटा छोटा लड़का क्या करता है कि छोटा छोटा क्लिप याद कर लेता है, सॉन्ग मतलब किसी कोई गीत सुना, कहीं बज गया, गलती से बजा, चाहे जैसे गीत बजता है, छोटा छोटा क्लिप क्या करता है? याद कर लेता है और बार बार उसी क्लिप को गाते रहता है, जहाँ जाता है वहाँ गाते रहता है, जहाँ जाएगा सोएगा तो छोटा सा क्या करेगा, 2 मिनट के लिए गा लेगा, तो 2 मिनट के लिए जैसे गाया, रिकॉल हो गया, बार बार गाया, बार बार गाया, एक ही चीज को 100 बार गाया, हमेशा याद। सपना में भी कभी कभी गीत ही याद आएगा, सपना में भी गाता है। तो क्या इस क्लास को 4 लाइन का आंसर है, तो अगर 5 बार, 10 बार, 6 बार, 20 बार, 1000 बार अगर आप लोग पढ़ लिए, याद कर लिए, आप भी यकीन मानिए कि आप भी सपना में गुनगुनाने लगिएगा आंसर को। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमने टिंडल प्रभाव देखा, 2023 में पूछा गया प्रश्न था और मेरे ख्याल से हमने जो यह प्रश्न दिया है काफी सोच समझ के यहाँ प्रश्न लाया गया, तो आप लोग विश्वास जरूर कीजिए, विश्वास करके इसको आंसर लिखिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। मेरा तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत बेहतरीन प्रश्न आने वाला है। किसी भी प्रश्न को करने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है और समझकर आंसर लिखा जाता है। हाँ, जैसे सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, बेहतरीन क्वेश्चन, लाल दिखाई देता है। कभी कभी सूर्यास्त भी होता है, सूर्योदय एवं, क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया होगा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त। सूर्यास्त बोले तो सूर्य का जो अस्त होता है,
सूर्यास्त बोलते हैं या सूर्योदय, सूर्य का उदय होता है, सूर्योदय होता है। और सूर्योदय जैसे धूप निकलता है सुबह का मॉर्निंग का, जैसे 5 बजे 6 बजे जो धूप निकलता है, उस समय पूरा आकाश का रंग अपने साइड का पूरा लाल लाल दिखाई देता है। ऐसा क्या कारण है? और जैसे ही सूर्य अस्त होता है, सूरज का अस्त होता है, तो क्या होता है, अपने साइड में पूरा लालिमा छा जाता है। क्या इतना सुहावना वो पल होता है। तो क्या रीजन क्या है, किस कारण से वो सूरज का रंग लाल दिखाई देता है? सूरज उदय के समय सूरज लाल क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग लाल प्रतीत होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन हम देखते हैं कि सूरज का रंग, ठीक है, सूरज का रंग बिल्कुल लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों? चलिए हम इसका आंसर लेते हैं। मेरे ख्याल से आपने कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठा हो और लिख रहे हो, मेरा उम्मीद है। अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज यह छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से मात्र मेरे ख्याल से 11 या 12 प्रश्न लिया है, वो भी पार्ट 1 और 2 करके, मतलब मैं लाने का प्रयास किया हूँ। मतलब जो भी चैप्टर मैं करवा रहा हूँ उसका लगभग 2 पार्ट कर रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे यह 3 पार्ट है हमारा मानव नेत्र और रंग बेरंगा संसार, इसका भी पार्ट 1 और पार्ट 2 सब्जेक्टिव करा रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव, इसको समाप्त होने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव पर इसको ले चलूंगा। फिलहाल के लिए हम चलते हैं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। इसका आंसर लिखना है, लिखिएगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसमें लाल रंग के अतिरिक्त सभी रंग सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं, अधिक तरंगदैर्घ्य का लाल रंग, अधिक तरंगदैर्घ्य का लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जो हमारी आंखों तक पहुंचती है, जो हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण यहाँ थोड़ा सा हम सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है। चलिए आप लिख लिए
देखिएगा, हाँ मैंने बताया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल प्रतीत क्यों होता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके लाल रंग के अतिरिक्त सभी रंग सूक्ष्म प्रकिरणों द्वारा प्रकिरणित हो जाते हैं। लेकिन अधिक तरंगदैर्घ्य का लाल रंग, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाले का होता है, तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो यहाँ कहा है कि अधिक तरंगदैर्घ्य का लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अधिक तरंगदैर्घ्य का लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है जो हमारी आंखों में पहुंचती है। अतः इसी के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का सूर्य का रंग क्या होता है, लाल प्रतीत होता है। तो हमसे ऑब्जेक्टिव में बहुतों बार पूछा है, ऑब्जेक्टिव भी हम ध्यान करा रहे हैं कि अधिक तरंगदैर्घ्य का कौन होता है, कलर पूछ देगा। आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करें लिख लिए हैं। और अधिक तरंगदैर्घ्य का लाल रंग, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाए कि कौन सा रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, टिक क्या करना है, लाल रंग। अब कहेगा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कि सबसे कम, तो आपको बताना है सबसे कम। क्यों? क्योंकि ये अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम। तो लाल अगर उल्टा भी होता है, बैंगनी का उल्टा होता है इसका, तो आगे मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपने लिख दिया होगा। चलिए अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न के साथ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण क्या है 2015, 21, 26? संभावना है 26 में आ जाए। देखिए अगर आप क्लास को एक बार दो बार कर लीजिएगा, अगर दूसरा तीसरा बार आप कर रहे हैं तो 2x पर करके देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास करना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्लास ज़्यादा समझ में आता है, आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, तो 2x पर करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि यह क्लास उनके पास भी पहुँच, वो भी आपके दोस्त हैं, उनका भी रिजल्ट अधिक आ जाए। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। तो हम देखेंगे जब सूर्य का प्रकाश, इसका उत्तर लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है, प्रिज्म से क्या होता है, गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बंट जाता है। तो वह 7 रंगों में बंट जाता है, बंट जाता है। वही घटना, उसी घटना को हम क्या कहते हैं, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप लोग राइटिंग पर नहीं जाइएगा, तेज में लिख रहे हैं, हो सकता है कि आपसे पढ़ लेते होंगे, मेरे ख्याल से राइटिंग उतना ठीक ठाक हमारे लिखने से नहीं है, क्योंकि आदत उतना नहीं है मेरे को। लेकिन हाँ धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आदत को सुधारें और अच्छा लिखने का प्रयास करें। हो सकता है कि कुछ महीनों बाद, वर्षों लग सकते हैं ना, तो उसके बाद मेरा भी ठीक हो जाएगा। चलिए लिखिए, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। चलिए लिखिए, क्या आपने लिख लिया? कमेंट करके बताते रहिएगा कि कोई भी अगर समस्या आती है आपके जीवन में, तो समस्या आने से पहले ही समाधान रहता है। आपके जीवन में कोई भी समस्या अगर आनी है तो मान के रखिएगा पहले से उसका समाधान है, आपको खोजना बाकी है। अब आप देखिए, अब मैट्रिक क्लास, तो जिन्होंने पास कर लिया उसके लिए समाधान हो, जो मैट्रिक में नए हैं उनके लिए दिक्कत है। तो बात वही, समस्या का समाधान तो हम लोग करा ही रहे। कोई भी आपको समस्या हो तो समाधान है, बस आप का जरूरत है, आप जागिए। अब जिस दिन जाग गए उसी दिन समाधान मिल गया। हाँ हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन, इससे ज़्यादा लेट थोड़ी होगा। कोई भी समस्या आएगी तो जैसे हम बीमार पड़ते तो थोड़ी एक जीवन में बीमारी पड़ जाएंगे, होता है 7 दिन में, अगर होता है तो 3 दिन बीमार हो सकते हैं, 3 दिन 4 दिन अच्छे स्वस्थ रह सकते हैं। कभी मूड सही रहता है, कभी मूड खराब भी होता है। तो ऐसा नहीं कि समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है। चलिए आपने लिख लिया होगा। 5वें प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, हाँ देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है।
2011, 13, 18 और 21 4 बार यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है और यह 5वीं बार पूछने जा रहा है। आप मान के चलिएगा यह 5वीं बार 2026 में छपने वाला है। हम लोग वैसे ही प्रश्न को लिए हैं। श्रीराम सर भी मैथ बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, आप लोग मैथ का भी क्लास करते रहिएगा। और मेरे ख्याल से अगला जो सेशन होगा 26 तो खत्म ही हो जाएगा 26 का सेशन, लेकिन 27 वाले जो बच्चे हमारे पास जुड़ेंगे उनके लिए प्रत्येक क्लास रेगुलर ढंग से होगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग उसमें ना भूलिएगा जुड़ना। अगर आपके दोस्त वगैरह होंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। हम यहाँ देखेंगे दूरदृष्टि दोष क्या है और इस दोष का निवारण किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कि आपको पहले ही बताए हैं कि दूरदृष्टि दोष है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो मैंने बताया इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। तो आप लिखिएगा कि हाँ लिखिएगा इस दोष, थोड़ा सा अच्छा प्रयास करते हैं लिखने का, इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। अरे भाई दिखाई पड़ती है। इस दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, परंतु कहीं लेकिन कहीं क्योंकि कहीं परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, कोमा दूर कभी कभी दूर भी देता है, कभी कभी दीर्घ भी देता है। तो याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपका जो कहते हैं आपने इसका तो आंसर दे दिया कि दूर दृष्टि दोष क्या है। इस दोष का कारण अगर कभी कभी कारण पूछता है, हम कारण आपको बता दे रहे हैं इसी में और निवारण भी बता रहे हैं। चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब इसका कारण है नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाता है। कारण आपको अगर लिखना होगा, ऑब्जेक्टिवों में बहुत बार पूछा, सॉरी हाँ ऑब्जेक्टिव में बहुतों बार पूछा है, नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाना। नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाना, एक कारण है। और दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। चलिए उपचार देखते हैं, निवारण। जैसे हमने लिखा है एग्जाम में आपको सेम टू सेम आप लिखिएगा, नंबर नहीं कटेगा। जैसे मैंने पैराग्राफ छोड़ा, मैंने कब कहा क्या बदला, यह चीज आप देखिएगा। इसीलिए तो मैंने हिंदी पे लाया है, आपको हिंदी का कॉपी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। रीजन क्या है कि आपको भी ऐसे अगर कॉपी मिलता है तो कैसे लिखिएगा। हाँ, हमने यहाँ एक मिस कर रहा हूँ कि मैंने थोड़ा सा तेज में लिखा है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ मैंने आकार को नहीं खींचा है, थोड़ा सा इसे सुंदर नहीं दिख रहा है। आपको खींचना है, ऐसा नहीं कि जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखना है, थोड़ा सा आपको सुधार के लिखना है। चलिए लिखिएगा निवारण के लिए। आप इसका निवारण किससे कर सकते हैं, तो आपको अगर दूरदृष्टि हो जाता है तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की चश्मे का प्रयोग करते हैं।
निवारण भी समझ लिए, कारण भी समझ लिए, और यह दोष क्या है ये भी समझ लिया आपने, तो तीनों समझ लिया ना। जैसे आपका प्रश्न रहा कि दूरदृष्टि दोष क्या है, कारण क्या है और निवारण क्या है, आपने 3 प्रश्न इससे मिला। 3 प्रश्न, एक क्या है, कारण क्या रहा, निवारण क्या रहा। आपको 3, एक ही प्रश्न में 3, अगर देखिएगा कभी कभी यह प्रश्न 2 नंबर में भी आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर में भी आएगा। तो 5 नंबर में आएगा तो मेरे ख्याल से सब तीनों मेंशन करके आएगा। तो आप लिखिएगा इस दोस्त वाले व्यक्ति को कभी भी अगर दूर का है तो दूर का मान लीजिएगा, याद है कि दूरी की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई ना देगी, स्पष्ट दिखाई ना देगी, तो वो तो दूर दृष्टि दोष हो गया। कारण पूछेगा तो कारण बताइएगा, नेत्र गोलक जो होता है उसकी जो लंबाई होती है वह लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और दूसरी बात, उसके निवारण के लिए आप उत्तल लेंस का चश्मा लगाइए, उचित फोकस दूरी जो डिमांड है, तो आंख का डिमांड रहता है, सॉरी उसी उत्तल लेंस के चश्मे का हम उपयोग करते हैं। चलिएगा मेरा अगला प्रश्न क्या रहता है, थोड़ा सा हम देखते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न होगा। एक मिनट। हाँ, छठा प्रश्न है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि मैंने शायद 12 प्रश्न इससे रखा है पार्ट 3 से, तो पार्ट 2 में उसका आप लोग को 7, 8 वगैरह मिलेगा। यहाँ हमने 6 प्रश्न 6 करके 2 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, 6 बोले तो 12, अर्थात हमने यह जो सेशन रखा है 6 + 6 का रखा है, अर्थात पार्ट 1 में 6 प्रश्न जाएंगे और पार्ट 2 में 6 प्रश्न जाएंगे। तो हमें देखना है स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आप भी देखे होंगे, नहीं देखे तो किस दिन आप दरवाजे पे जाइए और अपने सर को आसमान की ओर देखिए और ध्यान दीजिएगा कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होगा। लेकिन आप कभी सॉरी समस्या, चलिए समाधान भी है। जब किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है कि जब आप अंतरिक्ष में जाइएगा वही आकाश का रंग करिया दिखाई देगा। रीजन क्या है लिखना है आपको, इसका प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, लिखना है आपको। हम इसका उत्तर लिखते हैं, उत्तर लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश, लिखेंगे जब सूर्य का, सॉरी थोड़ा जल्दी में क्या हो जाता है, इरेजर थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। चलिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण कर देते हैं, प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है। आप लोग लिखते रहिएगा, ना कि हम लिख रहे हैं तो आप लोग देखिएगा, टुकुर लिखना नहीं है। पहुंचती है इसलिए आकाश का रंग आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई
देता है। तो हमसे अगर पूछा कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आपने बताया कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के शुद्ध कण नीले रंग को अधिक प्रबलता से क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, और वह प्रकीर्णित प्रकाश, नीला प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचता है, इसलिए आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। लेकिन जब जैसे ही हम अंतरिक्ष पर पहुंचेंगे काला दिखाई देगा। रीजन क्या है, रीजन क्या है, तो हम लिखेंगे अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर या अंतरिक्ष में, या अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश, इसलिए सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। अतः अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। चलिए आप लोग लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, यह हमारा लास्ट प्रश्न था, आप जल्दी जल्दी लिखिए। कलर चेंज करना है भाई, काला 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 आपसे भी लिख देते हैं, काफी बेहतरीन प्रश्न। काला बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ देखिए कि अधिक ऊंचाई, आप अगर आप अधिक ऊंचाई पर जाइएगा या वायुमंडल में जाइएगा तो अंतरिक्ष, जब अंतरिक्ष नहीं होगा तो सूर्य से प्रकाश की जो किरणें हों वो प्रकीर्णित, वायुमंडल नहीं होगा, इसलिए सूर्य से प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो क्या आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा, करिया 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 काला दिखाई देगा। चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने 6 प्रश्न कराया, 6 प्रश्न कराया, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग लिखे होंगे, 6 का 6 लिखे होंगे, और एग्जाम की तैयारी में यह प्रश्न आपके लिए क्या बोले, अमृत साबित होगा। मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और आप भी विश्वास कीजिए, क्योंकि विश्वास करने से विश्वास बढ़ता है। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बनता है। अतः हम जैसे देखिए, आपको लिख के, कोई पीपीटी मैंने लिख कर नहीं लाया, कोई पीपीटी आपको डायरेक्ट मैंने पीपीटी प्रोवाइड नहीं कराया, मैंने लिख के कराया, क्योंकि आपको भी लिखने आना चाहिए। बहुतों को प्रश्न याद हो जाते हैं, बहुतों प्रश्न याद कर लेते हैं, लेकिन लिखने में दिक्कत आ जाती है, सोच के लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमने रट लिया और 4 तुक्का, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन रहेगा, चारों में से कोई एक होगा, टिक मार के निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव है, यहाँ प्रश्न सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में प्रश्न को वैसे करना होता है कि किसी भी प्रश्न को आप लोग कितना भी याद कीजिएगा, जब आप लोग खुद से सोच कर लिखना शुरू कीजिएगा तो हमने जो लिखा है इससे आप बदल जाइएगा इससे आप बदल जाइएगा, पूरा यकीन मानिए। अगर नहीं मानते हैं तो एक प्रश्न आप इसमें से कोई भी छोटा लीजिए, याद कर लीजिए और खुद से लिख के देखिए, क्या सेम टू सेम नकल आप कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं ऐसा संभव है, ऐसा कभी नहीं हुआ है, आप लोग से भी नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि अगर इस क्लास में जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त मित्र जनों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और यह प्रश्न के बाद मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें 6 प्रश्न और होंगे और पार्ट 3 खत्म हो जाएगा। पुनः हम पहुंचेंगे 4 पार्ट पर, जिसमें मेरा विद्युत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।